जय हिंद। वेलकम टू एजुकेशन अड्डा। एजुकेशन अड्डा में आप सभी का स्वागत है। यदि चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी वीडियोस आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आज के सेशन में मैं बात करूंगा इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, अर्थशास्त्र से संबंधित चीज़ें के बारे में डिस्कस करेंगे कि आखिर अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र के जनक कौन है और अर्थशास्त्र को कितने भागों में बांटा गया है। तो ये जो है बेसिक क्लास के रूप में रहेगा, जो कि आपका चाहे वो स्टूडेंट चाहे क्लास 9th का हो, अंडर मैट्रिक का हो, या 11th-12th का हो, या ग्रेजुएशन का हो, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट का हो, या फिर कंपिटिटिव की तैयारी कर रहे हो, तो सारे स्टूडेंट्स के लिए, सारे कैंडिडेट्स के लिए आपका इकोनॉमिक्स के जो फंडामेंटल चीज़ है वो कॉमन रहता है, चाहे आप कंपिटिटिव का प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप कोई क्लास का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आज वही बात करेंगे अर्थशास्त्र से संबंधित चीज़ों के बारे में। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र जिसे अंग्रेजी में इकोनॉमिक्स कहा जाता है। इकोनॉमिक्स, ये जो देख पा रहे हैं अर्थशास्त्र, जो कि दो शब्दों के मेल से बना है, अर्थ और शास्त्र। अर्थ और शास्त्र, ये दो शब्दों के मेल से बना है अर्थशास्त्र, है ना। और अर्थ का मतलब होता है धन, अर्थ का मतलब होता है धन, और शास्त्र का मतलब होता है विज्ञान, विज्ञान। तो एक बात यहाँ तो स्पष्ट हो गया कि अर्थशास्त्र जब दो शब्दों के मेल से बना है, अर्थ और शास्त्र, और अर्थ का मतलब होता है धन और शास्त्र का मतलब होता है विज्ञान, तो एक बात यहाँ स्पष्ट हो गया कि अर्थशास्त्र को हम धन का विज्ञान भी कह सकते हैं, धन का विज्ञान भी कह सकते हैं इसे, है ना, धन का विज्ञान, अर्थशास्त्र। तो यहाँ एक बात स्पष्ट हो गया कि अर्थशास्त्र जो है दो शब्दों के मेल से बना है, अर्थ और शास्त्र, और अर्थ का मतलब होता है धन और शास्त्र का मतलब होता है विज्ञान, है ना। शास्त्र का मतलब होता है विज्ञान, इसका मतलब कि धन का विज्ञान कहिए या अर्थशास्त्र कहिए, एक ही बात है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि आखिर इकोनॉमिक्स को जो है इनका फादर कौन है और इनको कितने भागों में डिवाइड किया गया है, इनके बारे में जानेंगे, है ना। तो अर्थशास्त्र में जैसा कि आपने देखा कि ये धन का विज्ञान माना गया, है ना। इनको जो है इनको जो है आपका जो अर्थशास्त्र है, इनके पिता जो है एडम स्मिथ माना जाता है। एडम स्मिथ, कौन भाई? एडम स्मिथ। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं अर्थशास्त्र के पिता कौन है? एडम स्मिथ, यानी जनक, है ना। किसका जनक? तो अर्थशास्त्र का जनक कौन? एडम स्मिथ। यहाँ एक बात और समझने की जरूरत है कि आखिर इकोनॉमिक्स के पिता एडम स्मिथ को क्यों माना गया, है ना, कोई और अन्य का नाम क्यों नहीं आया। तो एक बात आता है यहाँ पर, एक किताब है द वेल्थ ऑफ नेशन, द वेल्थ ऑफ नेशन, द वेल्थ ऑफ नेशन। तो जब आपका अर्थशास्त्र का, इकोनॉमिक्स का जो है, जो आपका बेसिक स्ट्रक्चर है या फिर जो वर्ल्ड फॉर्म स्ट्रक्चर है इकोनॉमिक्स का, उनका आइडिया ज्यादातर आपका इज द वेल्थ ऑफ नेशन से लिया गया है। द वेल्थ ऑफ नेशन क्या है? ये एडम स्मिथ के द्वारा लिखा गया एक पुस्तक है ना। द वेल्थ ऑफ नेशन एक किताब का नाम है, जिस किताब को 1776 में लिखा गया था। 1776 में एडम स्मिथ ने एक किताब लिखा जिनका नाम है द वेल्थ ऑफ नेशन। और जो इकोनॉमिक्स का सारा स्ट्रक्चर, ज्यादातर जो स्ट्रक्चर होता है वेल फॉर्म स्ट्रक्चर इकोनॉमिक्स का, तो इन्हीं द वेल्थ ऑफ नेशन से ही ज्यादातर आइडियाज आया और इकोनॉमिक्स को एक स्ट्रक्चर इकोनॉमिक्स के रूप में, उनको एक वेल फॉर्म्ड के रूप में इकोनॉमिक्स को सजा के तैयार किया गया। तो एडम स्मिथ ने इस किताब को लिखा था 1776 में, और द वेल्थ ऑफ नेशन से मोस्टली प्रिंसिपल्स एंड स्ट्रक्चर्स को लिया गया इकोनॉमिक्स के अंदर, जिनके कारण एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा गया। बोले तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है? एडम स्मिथ। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र के जनक कौन है या अर्थशास्त्र के पिता कौन है? एडम स्मिथ। आखिर एडम स्मिथ को इकोनॉमिक्स का पिता क्यों कहा गया, अर्थशास्त्र का जनक क्यों कहा गया? आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। द वेल्थ ऑफ नेशन एक किताब लिखे थे एडम स्मिथ 1776 में, और इसी द वेल्थ ऑफ नेशन से आपका ज्यादातर प्रिंसिपल्स एंड जो आपका वेल फॉर्म्ड स्ट्रक्चर है इकोनॉमिक्स के अंदर लाया, ज्यादातर आइडियाज इन्हीं किताब से लाया गया, जिनके कारण अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ को माना गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्लास को लेकर। अब जो है आखिर इकोनॉमिक्स को हम और किन परिभाषा से, किन चीजों से, किन उदाहरणों से हम इनको बेहतर ढंग से समझ पाएंगे, आखिर उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए छोटा सा मैं एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ। जैसे कि आपने देखा कि धन का विज्ञान कहा गया, तो मान लीजिए आपके पास कितना है? 10,000 पूंजी है आपके पास, है ना। तो बेसिकली ये जो है नीड्स एंड वांट्स एंड सप्लाई एंड डिमांड पर ही पूरा टिका हुआ है इकोनॉमिक्स, है ना।
तो मान लीजिए आपके पास ये क्या है, 10,000 रुपया है ना। इसे हम कह सकते हैं कि ये आपके पास संसाधन के रूप में कितना है, 10,000 है ना। या फिर आप कहिए कि ये आपका कमाई है महीना का 10,000। लेकिन आप कमाते क्यों हैं, आपके पास आखिर पैसा के पीछे आदमी क्यों भाग रहे? क्योंकि आपने नीड्स एंड वांट्स को पूरा करने के लिए, अपने मांगे और जरूरतों को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, हम फैक्ट्री में काम करते हैं, हम लेबर का काम करते हैं, हम कृषि क्षेत्र में काम करते हैं, हम सेवा क्षेत्र में काम करते हैं, क्योंकि हमें अर्निंग के लिए, हम अपने नीड्स एंड वांट्स को पूरा करने के लिए, नीड्स एंड वांट्स, नीड्स एंड वांट्स मतलब जरूरतें और मांगे को पूरा करने के लिए, हम अपने जीविका को चलाने के लिए हम क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के काम करके एक संसाधन की, है ना, धन के रूप में हम क्या करते हैं, अर्जित करते हैं, है ना। तो मान लीजिए आपका महीना का कमाई कितना है, 10,000। आपका ना 9,000 है ना 11,000, कितना है, 10,000। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि लिमिटेड सोर्स, लिमिटेड सोर्स, लिमिटेड सोर्स कहने का मतलब सीमित संसाधन, सीमित संसाधन। तो आपके पास सीमित संसाधन है लेकिन अनलिमिटेड नीड एंड वांट्स है, अनलिमिटेड नीड्स एंड वांट्स, है ना। अनलिमिटेड नीड्स एंड वांट्स कहने का मतलब कि मेरे पास सीमित संसाधन है लेकिन अपनी इच्छाएं जो है वो असीमित है। अपनी इच्छाएं कहने का मतलब कि हमारे जो जरूरतें के समान है ना, वो अनलिमिटेड नीड्स एंड वांट्स है ना। हमें क्या है कि कमाई तो आपका क्या है, एक लिमिट है, लेकिन हमारी इच्छाएं जो है वो असीमित है, बोले तो अनलिमिटेड है। तो अगर कह रहा है कि लिमिटेड सोर्स में, लिमिटेड सोर्स से अगर अनलिमिटेड नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करें तो इसी को हम कहेंगे अर्थशास्त्र, है ना। कहने का मतलब कि आपके पास एक सीमित संसाधन है और उस सीमित संसाधन से आप अपने सोच से, अपने विवेक से क्या करते हैं कि अनलिमिटेड नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं, अपने जरूरतें और मांगे को, असीमित जरूरतें और मांगे को आप पूरा कर लेते हैं सीमित संसाधन में, तो इसी को हम कहेंगे इकोनॉमिक्स। एक एग्जांपल और समझते हैं। 10,000 आपके पास क्या है, कमाई का, ये अर्निंग का सोर्सेज है, लिमिटेड सोर्स है। आपको घर खर्ची चलाने के लिए क्या है, चावल में चाहिए 1,000 रुपया महीना, है ना, दाल सब्जी में चाहिए 2,000 रुपया महीना, सरसों तेल है, मसाला है, इसमें चाहिए 2,000 रुपया महीना। जैसे आपका क्लोथ्स है, कपड़ा जूता लगता है, इस सब में चाहिए आपका 3,000 रुपया, है ना। बिजली बिल है, इसमें 1,000 चाहिए, पानी है, इसमें कुछ 1,000 चाहिए। तो देखा गया कि आपके जरूरत के सारे चीज़ों को आपने इस 10,000 के अंडर ही आपने पूरा कर लिया, है ना। 10,000 के अंडर ही आपने पूरा कर लिया, तो इसी को कहते हैं कि लिमिटेड सोर्स से, यानी सीमित संसाधन से ही आप अपने जरूरतें और मांगे को यदि पूरा कर लेते हैं तो इसी को हम कहेंगे कि अर्थशास्त्र क्या है, इसी को हम कहेंगे अर्थशास्त्र, है ना। कि लिमिट सोर्स से आप यदि अनलिमिटेड नीड्स एंड वांट को सेटिस्फाई कर लेते हैं तो हम इसी को कहेंगे अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक्स या धन का विज्ञान, है ना। अब एक बात ये समझने की जरूरत है ना। मान लीजिए 10,000 में आपने पूरा कर लिया, 10,000 में ही आपका नीड्स एंड वांट्स पूरा हो गया, लेकिन देखा गया कि आपके पास लिमिटेड सोर्स है और आप अनलिमिटेड नीड्स एंड वांट्स को आप अनबैलेंस तरीके से उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। कहने का मतलब कि 10,000 महीना इनकम है और आपने 15,000 रुपया महीना खर्च कर दिया, तो एक तरह से आप क्या किए, 5,000 घाटे में चल गए, बोले तो 5,000 जो है आप माइनस में चले गए। आप 5,000 क्या होगा, आपके पास 10,000 का इनकम है, 15,000 आपने खर्चा कर दिया। इसका मतलब 5,000 आपको किसी से उधार रखना पड़ेगा या किसी से उधारी लेके सामान खरीदना पड़ेगा। तो इसका मतलब कि ये एक तरह से आपका क्या है, कमाई 10,000 लेकिन खर्चा आपका 15,000। लिमिटेड सोर्स को लिमिटेड सोर्स के अंदर यदि आप अपने नीड्स एंड वांट्स को पूरा नहीं करते हैं और आप माइनस में चले जाते हैं तो हम इसे कहेंगे, क्या कह सकते हैं, अनबैलेंस इकोनॉमिक्स। अनबैलेंस इकोनॉमिक्स मतलब कि आपका आर्थिक बजट को जो है गड़बड़ा देगा, है ना। ये अनबैलेंस बजट बना देगा क्योंकि आपके पास 10,000 इनकम है, आपने 15,000 इस महीना में खर्च कर दिया। अब नेक्स्ट मंथ में आप फिर से आपको 10,000 ही सैलरी मिलेगा, 5,000 पहले से ड्यूज है, आपका बचेगा 5,000। 5,000 में नीड्स एंड वांट्स पूरा होगा क्या, नहीं होगा। इसलिए आपको हमेशा से ध्यान रखना होता है, चाहे वो खुद का खर्चा के बारे में हो या आपका पारिवारिक खर्चा हो या एक समाज का खर्चा हो या एक राज्य का खर्चा हो या फिर केंद्र सरकार का खर्चा हो, उसको हमेशा क्या है, अर्निंग कितना है और खर्च कितना है, एक तरह से कैलकुलेशन करके हर एक चीज को वेल फॉर्म में क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो यही चीज कह रहे हैं कि यदि आप लिमिटेड सोर्स से आप अनलिमिटेड नीड्स एंड वांट्स को डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, बेहतर ढंग से एलोकेशन करते हैं, तो हम क्या कहेंगे, इसी को वेल फॉर्म्ड इकोनॉमिक्स कह सकते हैं। हम वेल फॉर्म्ड इकोनॉमिक्स कि मेरे इनकम जितना है इसी के अंडर सारे काम को हमें पूरा करना है, तो हम इसे वेल फॉर्म्ड एंड बैलेंस इकोनॉमिक्स कह सकते हैं।
लेकिन 10,000 इनकम है, 15,000 आपने खर्चा कर दिया, तो आपका जो आर्थिक बजट है वो गड़बड़ हो जाएगा, यानी अनबैलेंस इकोनॉमिक्स की ओर हम आगे बढ़ जाएंगे, है ना। तो अब क्या है, तो इसी चीज को कहते हैं इकोनॉमिक्स, एक एग्जाम्पल के रूप में और हम समझते हैं। जैसे मैंने बताया कि मेरे खुद का बताया 10,000, मैंने इससे नीड्स एंड वांट्स 10,000 में कंप्लीट कर लिया, ठीक। मान लीजिए एक परिवार में आपका 5 आदमी है, अब 5,000 महीना कमाते हैं, 25,000, 25,000 आपका क्या हुआ, ये लिमिट सोर्स हुआ कि इसी के अंडर पूरे परिवार का खर्चा मेंटेनेंस करना है। इस 25,000 के अंदर सारे काम को आपने पूरा कर लिया, है ना। लिमिटेड सोर्स के अंदर अनलिमिटेड नीड्स एंड वांट्स को, असीमित इच्छाएं को, है ना। अब असीमित इच्छाएं को पूरा कैसे करना है, जैसे कि मैंने बताया कि 25,000 आपके लिमिट सोर्स है, बोले तो 25,000 पूरे घर का, पूरे फैमिली का, 5 लोगों का मिला के ये कमाई है, अर्निंग है। अब नीड्स एंड वांट्स को कैसे पूरा करेंगे, जैसे अगर एक जूता खरीदना है 5 भाई के लिए, मान लिया 5 भाई मिला के 25,000 कमा रहे महीना, तो 5 भाई के लिए जूता खरीदना है, तो हम ब्रांड नहीं खरीद के हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सस्ता खरीदेंगे, ब्रांड खरीदेंगे, सब सारा कुछ ब्रांड्स में लगा देंगे, तो पैसा यहीं पर खर्चा हो जाएगा, खाने पीने के लिए जुटेगा ही नहीं। तो हमें क्या करना है, एक वेल फॉर्म तरीके से अपने बुद्धि विवेक से क्या करना है, क्या हमें किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन करना है, ये सोच समझ के करना है ना, ताकि बजट से बाहर नहीं जाए, 25,000 लिमिटेड सोर्स से आपका पार नहीं कर जाए, एक क्रॉस नहीं कर जाए, है ना। क्योंकि आपको 25,000 के अंडर ही सारा कुछ काम करना है, जूता खरीदना है, कपड़ा लत्ता खरीदना है, आपका चावल दाल आटा बिजली पानी, है ना, शिक्षा, सब कुछ इसके अंदर पूरा करना है। तो हमको अपने इनकम के हिसाब से चलना पड़ेगा, है ना। यदि आप क्या किए 50,000 कमा रहे हैं, पूरे फैमिली का इनकम 50,000 है, तो हमको 50,000 के हिसाब से बजट करना पड़ेगा। यदि आप 40,000 में कर लेते हैं तो और अच्छी बात है, 10,000 आपका प्लस पॉइंट है। लेकिन 50,000 इनकम है, 60,000 खर्च कर देंगे तो आपका नेक्स्ट मंथ क्या होगा, अनबैलेंस हो जाएगा, आपका जो है बजट गड़बड़ हो जाएगा, है ना। इसलिए हमेशा क्या है कि यदि आप लिमिटेड सोर्स से ही अनलिमिटेड नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं, तो इसी को हम कहेंगे वेल फॉर्म्ड इकोनॉमिक्स, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्लास को लेकर। अब देखिए, तो आपने समझ लिया कि अर्थशास्त्र का जो है सफल परिभाषा तब कहेंगे जब आप सीमित संसाधन से असीमित इच्छाएं एवं मांगे को यदि आप पूरा कर लेते हैं, तो उसी को कहेंगे हम धन का विज्ञान, है ना। अब जो है इकोनॉमिक्स को यानी अर्थशास्त्र को जो है 2 भागों में डिवाइड किया गया। पहला का नाम है माइक्रो इकोनॉमिक्स, और दूसरा का नाम है मैक्रो इकोनॉमिक्स। अंतर क्या है, माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो का मतलब जानते हैं, माइक्रोस्कोप आप नाम सुने होंगे, इसका मतलब होता है, माइक्रो का मतलब सूक्ष्म, इसे व्यष्टि भी कहा जाता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र हिंदी में कहा जाए तो व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी आप व्यष्टि अर्थशास्त्र कहिए या सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स को हिंदी में समष्टि अर्थशास्त्र कहा जाता है, समष्टि अर्थशास्त्र। और समष्टि का मतलब होता है व्यापक रूप, है ना, व्यापक रूप। इसका मतलब कि इनका जो बात होगा ये छोटे पैमाने पे बात होगा, और इनके बारे में मैक्रो इकोनॉमिक्स में किसी चीज के बारे में चर्चा करेंगे तो बहुत बड़े पैमाने पे बात। तो आपका जो बेसिक अंतर है यही है कि माइक्रो एंड मैक्रो, ये आपका 2 पार्ट है अर्थशास्त्र का, बोले तो इकोनॉमिक्स का। इसे व्यष्टि शास्त्र हिंदी में व्यष्टि अर्थशास्त्र, और इसे समष्टि अर्थशास्त्र, है ना। ये सूक्ष्म यानी छोटे पैमाने पे इनका बात होगा, समष्टि के जैसे मैंने बताया कि ये व्यापक रूप यानी बड़े पैमाने पे किसी चीज के बारे में बात करेंगे तो वो होगा समष्टि अर्थशास्त्र। अब एक एक करके समझते हैं कि आखिर माइक्रो इकोनॉमिक्स किनको कहेंगे और मैक्रो इकोनॉमिक्स किनको कहेंगे, एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं, है ना। अगर जैसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ और किसी क्लास में जो है टोटल 50 बच्चे हैं, है ना, 50 बच्चे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ और क्लास में 50 बच्चे हैं, और मैं प्रत्येक स्टूडेंट्स को जाके स्पेशली पूछ रहा हूँ कि भाई आपका नाम क्या है ना। तो ये आपका कहलाएगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर आएगा। इंडिविजुअली यदि मैं बारीकी से एक एक करके अगर मैं किसी से पूछ रहा हूँ, सवाल पूछ रहा हूँ, एक एक व्यक्ति पर्सनली जाके यदि पूछ रहा हूँ, इंडिविजुअली किसी एक व्यक्ति के बारे में जानकारी कलेक्ट कर रहा हूँ, डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ, तो इसे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर रखेंगे। जैसे बोलेंगे कि भाई आपका नाम क्या है, आपने नाम बताया, आपका इनकम क्या करते हैं आप ना, इनकम का क्या है, मंथली कितना कमाते हैं आप, इंडिविजुअली सवाल कर रहे हैं, तो इसे आप माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर रखेंगे। आपका एज ग्रुप क्या है, या आपका काम क्या करते हैं आप, है ना, आपके फैमिली में कितने मेंबर हैं, या यानी किसी
पर्सनली किसी इंडिविजुअल एक व्यक्ति के बारे में यदि डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो हम इसे माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर रखेंगे। और वहीं मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर में बारे में बात करें, जैसे मैंने बताया कि किसी क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं और मैं बोलूं कि अच्छा 50 स्टूडेंट्स हो तो तुम लोगों का टोटल का इनकम कितना है एक मंथ का, है ना। तो देखा गया कि 50 स्टूडेंट्स है और उनका इनकम कितना है, 50 स्टूडेंट मान लीजिए 1,000 करके हैं, तो आपका इनकम कितना हो जाएगा 50,000। 50,000 आपका इनकम है। मैं यहाँ टोटल का सम पूछ रहा हूँ, टोटल का योग पूछ रहा हूँ, है ना, किसी एक इंडिविजुअल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं पूछूं कि 50 लोग तुम लोग आपस में क्या करो, तुम लोग का जो इनकम है वो मुझे बता दो, टोटल का सम कर लो और मुझे बता दो। तो आप लोगों ने ऐड किया कि हम लोग 50 स्टूडेंट्स क्लास में मौजूद है और हम प्रत्येक का 1,000 रुपया महीना इनकम है, तो 50 का कितना हो जाएगा 50,000। तो यही हो गया, इसी को हम कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, है ना। माइक्रो एंड मैक्रो में अंतर क्या है कि इंडिविजुअली अगर जाके आपसे पूछूं कि आपका इनकम कितना है, आपने बताया 1,000। इंडिविजुअली किसी एक व्यक्ति के बारे में मैंने पूछा तो आपने बताया 1,000, इसी को कहेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स। वही है आपका, अगर बोलो 50 स्टूडेंट्स का इनकम कितना है एक साथ बताओ, जो ऐड करके बताओ, जोड़ करके बताओ, तो बोलेंगे 50,000, तो इसी को हम बोलेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। एग्जाम्पल, दूसरा और एग्जाम्पल समझते हैं। अगर मैं ऐसे पूछूं कि आपके एक किसी परिवार है, किसी परिवार में 5 व्यक्ति है ना, किसी परिवार में 5 व्यक्ति है, जैसे मान लीजिए ABCDE 5 व्यक्ति हो गया। ये को जो ए नाम के व्यक्ति है, इसे मैं स्पेशली जाके पूछ रहा हूँ आपका नाम क्या है, आपका इनकम क्या है ना, आप करते क्या है, तो ये आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाएगा। लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ जाके सबको पूछ रहा हूँ आपका ए और बी और सी डी जो ई है, ये 5 व्यक्ति को मैंने बोला कि आप लोगों का टोटल इनकम कितना है, मुझे सम करके बताओ, जोड़ करके बताओ टोटल इनकम क्या है ना। यानी पूरे परिवार का जो है 5 व्यक्ति का जोड़ करके मैंने पूछा, एक व्यक्ति के बारे में नहीं। एक व्यक्ति के बारे में पूछेंगे तो हम उसे माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर रखेंगे। अगर 5 व्यक्ति का एक साथ बोलेंगे कि उनका सम क्या होगा, टोटल का इनकम याद करके बताओ, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स कहलाएगा। चलिए, ये तो एक परिवार का बात था। अब बात करेंगे किसी गांव में 50 घर है, किसी गांव में 50 घर हैं, 50 घर का एक गांव है। अब मैं जाके पूछ रहा हूँ ए नाम का जो परिवार है उसका पूछ रहा हूँ आपका टोटल इनकम कितना है भाई, है ना। किसी एक घर पार्टिकुलरली मैं जाके पूछ रहा हूँ आपका इनकम क्या है, उसने बताया मेरे परिवार का इनकम जो है 50,000 है। तो वो आपका, मैं किसी इंडिविजुअली एक परिवार को जाके पूछ रहा हूँ, तो यहाँ पर पूरा परिवार क्या हो जाएगा, ये आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स हो जाएगा। लेकिन उनकी तुलना जब पूरे गांव 50 घरों के बारे में बात करेंगे, एक घर आपका क्या हो जाएगा, पार्टिकुलरली इंडिविजुअली अगर एक घर के बारे में डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ तो माइक्रो इकोनॉमिक्स हो जाएगा। अगर 50 घरों का टोटल इनकम क्या है ना, उनके बारे में डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ तो ये आपका क्या हो जाएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स, है ना। यानी 50 घर की तुलना में एक घर माइक्रो हो जाएगा, अब 50 घर क्या हो जाएगा, मैक्रो हो जाएगा, बोले तो समष्टि अर्थशास्त्र हो जाएगा। लेकिन अगर एक घर में, एक परिवार में अगर 5 व्यक्ति है, अगर इंडिविजुअली एक व्यक्ति के बारे में डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ तो व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स हो जाएगा। लेकिन 5 का अगर इकट्ठा, एक परिवार के 5 व्यक्तियों का अगर डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स हो जाएगा। इसी तरह क्या होता है कि पूरे, जैसे ये है आपका, जैसे गवर्नमेंट है तो पूरे देश, है ना, जैसे बोला कि ये केंद्र सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसका टोटल इनकम मान लीजिए 5 मिलियन है, 5 मिलियन इनका टोटल इनकम है, किसका, केंद्र सरकार का। 5 मिलियन का इनकम है आपका महीना का केंद्र सरकार का। तो अब क्या करेगा कि अगर 5 मिलियन मंथली इनकम है सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो आपको 12 से गुना दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 60 मिलियन आपका क्या हो जाएगा, केंद्र सरकार का इनकम है। कहाँ से इनकम होगा, खनन सेक्टर से होगा, सेवा क्षेत्र से आपका इनकम होगा, आपका जो है अन्य जो इंस्टीट्यूट है जहाँ से सरकार को रेवेन्यू आना चाहिए, चाहे वो टैक्स हो, है ना, या फिर आपका क्या हो, कंस्ट्रक्शन रोड्स हो, वहाँ से आपका जो टैक्स वसूलते हैं, है ना, या फिर आपका जैसे आपका ये है खनन है ना, जैसे कोयला खान हो गया, पत्थर खदान हो गया, बालू खदान हो गया। तो इन सारी चीजों से सरकार को मान लीजिए रेवेन्यू पहुंचता है, जहां से सरकार को टैक्स कलेक्ट करना हो कलेक्ट करते हैं, है ना। चाहे बैंकिंग सेक्टर से हो, चाहे रेलवे सेक्टर से हो, चाहे वो आपका जैसे आपका ये हो, क्या होता है कि एक जो दवाई कंपनी है वहां से टैक्स वसूलना, इलेक्ट्रॉनिक सामान में टैक्स वसूलना, है ना, या फिर आपका खाद्य पदार्थ से टैक्स वसूलना। तो इन सारी चीजों से सरकार का इनकम क्या है, यही सब सोर्स है इनकम का। तो सरकार का इनकम कितना है, सालाना 60 मिलियन है। अब सरकार क्या करेगा कि आपसे टैक्स वसूलते हैं और आप उसको चुने हैं सरकार, ताकि देश के डेवलपमेंट में वो काम आए। तो अब सरकार क्या करेगा, देखेगा कि मेरा इनकम क्या है, इनके हिसाब से अपने अर्निंग का एलोकेशन करेगा, बोले तो डिस्ट्रीब्यूशन करेगा।
तो बजट बनाएगा अपना, बोलेगा हाँ शिक्षा के क्षेत्र में 5 मिलियन खर्च करना है ना, आपका स्वास्थ्य के मामले में हेल्थ में खर्चा करना है 5 मिलियन, कंस्ट्रक्शन में खर्च करना है 5 मिलियन, तो इस तरह से उसके बाद जो है डिफेंस में खर्च करना है 5 मिलियन। तो सरकार भी जो है इस तरह से बजट बनाते हैं, जिस प्रकार हम लोग बताए कि अगर 5,000 इनकम है तो हमें उसे लिमिटेड सोर्स में हमें अनलिमिटेड नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करना है। तो गवर्नमेंट भी इसी तरह करता है कि आखिर उनको विभिन्न सोर्स से, है ना, डिफरेंट सोर्सेज से, विभिन्न संसाधनों से उनका इनकम कितना है और उनका एक बजट बनाता है और किन किन सेक्टर्स में खर्च करना होता है, यानी लिमिटेड सोर्स में अनलिमिटेड नीड्स एंड वांट्स को कैसे सेटिस्फाई करें। तो इस प्रकार से चाहे वो आपका राज्य सरकार की बात हो या केंद्र सरकार की बात हो, ये भी जो है अपना एक कैलकुलेशन करते हैं कि अर्निंग कहाँ से है और हम खर्च कितना करना है। तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स आप समझ गए होंगे बेहतर ढंग से कि माइक्रो अगर इंडिविजुअली किसी छोटे पैमाने पे बात हो तो माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाएगा, बोले तो व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाएगा। अगर किसी चीज के बारे में बड़े पैमाने पे बात हो, है ना, टोटल का सम के बारे में कहा जाए, टोटल के योग के बारे में कहा जाए, बड़े पैमाने में किसी व्यापक रूप के बारे में अगर डेटा कलेक्ट किया जाए तो उसको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स कहेंगे। और ये माइक्रो एंड मैक्रो आप चाहे क्लास 11th में है या 12th में है ना, आपका जो बुक्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, 2 भागों में बांटा गया, तो इसी तरह माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में बांटा गया। तो बेसिक जो क्लास है ये आपका, चाहे आप 11th 12th में पढ़ रहे हो, क्लास 9 10 कुछ भी पढ़ रहे हो या कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका बेसिक फंडामेंटल चीज जो है वो सेम रहता है। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे कि आखिर इकोनॉमिक्स के क्षेत्र क्या है, कितने भागों में बांटा गया, उनके क्षेत्र क्या है ना, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र क्या है, इनके बारे में नेक्स्ट सेशन में चर्चा करूंगा कि आखिर अर्थशास्त्र को उनके क्षेत्र के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है ना। तो ये आप समझ गए माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो में याद रखना, माइक्रो मतलब सूक्ष्म, मतलब छोटा, इंडिविजुअली किसी एक के बारे में बात होगा तो माइक्रो कहलाएगा। अगर सबके बारे में किसी चीज, सबके बारे में अगर कहलाएगा, व्यापक रूप के बारे में कहलाएगा, टोटल का सम के बारे में कहेगा तो उसे मैक्रो इकोनॉमिक्स कहलाएगा, बोले तो समष्टि अर्थशास्त्र कहलाएगा। तो आई होप आप लोग समझ गए अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान क्यों कहा गया, अर्थशास्त्र का पिता एडम स्मिथ को क्यों माना गया, क्योंकि एडम स्मिथ 1776 में किताब लिखे थे जिनका नाम था द वेल्थ ऑफ नेशन। और इकोनॉमिक्स का ज्यादातर जो आइडियाज आया, जो उनका जो स्ट्रक्चर है इकोनॉमिक्स का, वो जो आइडियाज आया द वेल्थ ऑफ नेशन के किताब से ये आया, है ना, जिनके कारण एडम स्मिथ को, है ना, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा गया। ऐसे तो इकोनॉमिक्स के बारे में विभिन्न प्रकार के जो अर्थशास्त्री थे उनके हिसाब से कोई इसे धन का विज्ञान कहा, तो कोई इसे सुख का साधन उनका परिभाषा दिया, है ना, तो कोई इसे आपका जो है धन का संसाधन कहा। यानी अलग अलग जो अर्थशास्त्री थे इनको अलग अलग तरह से खुद को डिफाइन किया, लेकिन एडम स्मिथ को द वेल्थ ऑफ नेशन का राइटर है, जिनके कारण अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को ही माना गया। अब आपको सवाल पूछ सकता है कि अर्थशास्त्र के जनक कौन है, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ का जो किताब का नाम है द वेल्थ ऑफ नेशन, इनको कब प्रकाशित किया गया था, तो 1776 में। तो आई होप आप लोग समझ होंगे। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, धन्यवाद।